DEC 2 चैप्टर सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाँ जी, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ DEC दूसरा प्रश्न। ये है कार्बोज को परिभाषित कीजिए। उपलब्ध एवं अनुपलब्ध कार्बोजों से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये है अवेलेबल एंड अनअवेलेबल कार्बोज। अवेलेबल एंड अनअवेलेबल कार्बोहाइड्रेट्स, उनके बारे में यहाँ पे बात होगी। ये क्या होते हैं, कार्बोज क्या होते हैं और कार्बोज की टाइप्स कौन सी हैं, वो कहाँ से मिलते हैं, कौन से हमारे खाद्य पदार्थ हैं जहाँ से कार्बोज हमें प्राप्त होते हैं, उनके काम क्या हैं। ठीक है जी, इसे भी हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो कार्बोज जो शब्द है, कार्बोज का मतलब क्या है, ये कार्बनिक यौगिकों का समूह है। कार्बनिक यौगिक जो है उनका समूह है कार्बोज। इनमें मुख्य तौर पर 3 तत्व होते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बनकर जो यौगिक बनते हैं वो कार्बोज होते हैं। कार्बोज जो है वो सबसे ज़्यादा वनस्पति से जो खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं उनमें ज़्यादा पाए जाते हैं। मतलब जो हमें वनस्पति से मिलते हैं, जो फसलों से मिलते हैं, हमें जो पदार्थ मिलते हैं, खाते हैं हम, उनमें सबसे ज़्यादा कार्बोज होते हैं। ठीक है, उदाहरणतः वैसे आगे हम पढ़ेंगे, पर फिर भी अभी से आपके दिमाग में बात क्लियर हो जाएगी। जैसे हम वीट का प्रयोग करते हैं, गेहूं, कणक का प्रयोग करते हैं, तो कणक जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है जी, सभी प्रकार के कार्बोज कुछ मूल इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। ग्लूकोज इस प्रकार की मूल इकाई का एक प्रमुख उदाहरण है। ग्लूकोज कहते हैं ना, जैसे हम ग्लूकोज लेते हैं, ठीक है, या कहते हैं कि ग्लूकोज दिया जाता है, तो वो क्या है, मुख्य तौर पर कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप है, बेसिक इकाई है, मूल इकाई है ग्लूकोज। घर में इस्तेमाल सबसे ज़्यादा, आप देखें 3 चीज़ें होती हैं। कार्बोज जो है ना वो 3 हिस्सों में बांटे जा सकते हैं, जहाँ उनकी 3 किस्में हैं जिसमें कार्बोज या कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा पाए जाते हैं। तो पहली आ जाती है शुगर, शक्कर। ठीक है, दूसरा आ गया यहाँ पे स्टार्च, और तीसरा होता है रेशा, फाइबर। 3 चीज़ें हैं, पहली आ गई शक्कर, शुगर, दूसरा हमारे पास है स्टार्च, तीसरा है फाइबर या रेशे। ये 3 किस्में हैं कार्बोज की। घर में इस्तेमाल की जाने वाली चीनी अथवा शक्कर में पाए जाने वाले कार्बोज का एक अणु 2 मूल इकाइयों ग्लूकोज और फ्रैक्टोज से बना होता है। ठीक है, इसे आपने पढ़ना है। इसकी अपेक्षा स्टार्च एक बहुत बड़ा अणु होता है। यह ग्लूकोज की कई मूल इकाइयों के जुड़ने से बनता है। ग्लूकोज की इकाइयाँ आपस में जुड़कर श्रृंखलाएं बनाती हैं। श्रृंखलाएं सीधी या शाखा के रूप में हो सकती हैं। चावल, गेहूँ, मक्का, ये स्टार्च की अधिकता वाले पदार्थ हैं। ठीक है, तो इसे आप फिर थोड़ी सी आसान भाषा में समझो कि हमारे घर में जो चीनी या शक्कर पाई जाती है वो शुगर जो होती है वो कार्बोज का प्रमुख उदाहरण है एक। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का। और कार्बोहाइड्रेट का जो शक्कर है, शक्कर में क्या होता है कि इसका एक अणु 2 मूल इकाइयों से बना होता है। वो कौन सी हैं? ग्लूकोज और फ्रैक्टोज। जो स्टार्च है, स्टार्च शुगर से ज़्यादा बड़ा अणु होता है। ज़्यादा बड़ा अणु होने के कारण उसमें कई मूल इकाइयों के जुड़ने से बनता है। जैसे शुगर जो है वो सिर्फ 2 अणुओं के जुड़ने से बनता है, शुगर का अणु 2 मूल इकाइयों के जुड़ने से बनता है। इसकी अपेक्षा स्टार्च जो है वो बड़ा अणु होता है और वो कई मूल इकाइयों के जुड़ने से बनता है। तो स्टार्च की हमने उदाहरण देख ली, चावल, गेहूं, मक्का, स्टार्च इसमें ज़्यादा होता है। अब रेशा, पहले हमने शुगर के बारे में बात की, दूसरा हमने स्टार्च के बारे में बात की, और तीसरा है रेशा या फाइबर। देखिए ये क्या होता है कि रेशे शब्द से तात्पर्य है कई प्रकार के कार्बोजों के समूह जो कि स्टार्च की तरह बहुत सारी मूल इकाइयों से बने होते हैं। इस तरह रेशा स्टार्च के समान ही बड़ा अणु है। उदाहरण के लिए सेल्यूलोज
ग्लूकोज की कई इकाइयों से मिलकर बना होता है। बस आपने इतना याद रखना है कि रेशे जो हैं वो भी स्टार्च की तरह बहुत सारी इकाइयों से, मूल इकाइयों से जुड़कर बने होते हैं। इसलिए जो रेशे हैं वो भी स्टार्च के समान बड़ा अणु होता है। और सेल्यूलोज जो एक प्रकार का रेशा है, इसे आपने याद रखना है कि उदाहरण के लिए सेल्यूलोज ग्लूकोज की कई इकाइयों से जुड़कर बना होता है। ठीक है, इतना आप कर सकते हैं। अब देखिए, कार्बोज में हम तीन चीज़ें पढ़ रहे हैं। पहली शुगर, दूसरा स्टार्च और तीसरा फाइबर, रेशे। ठीक है, इन तीनों को हमने आगे दो हिस्सों में बढ़ जाना है। दो अलग अलग तरह की चीज़ें बन जाती हैं यहाँ पे। एक होते हैं उपलब्ध कार्बोज और दूसरे होते हैं अनुपलब्ध कार्बोज। उपलब्ध कार्बोज जिसे इंग्लिश में आप कह सकते हैं अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोज, और दूसरा आप कह सकते हैं अनअवेलेबल। देखें, इसे आप पहले इस चीज़ को समझें कि अवेलेबल और अनअवेलेबल का मतलब क्या है। जब हमारे शरीर में भोजन को पचाया जाता है, अलग अलग जो हमारे शरीर के अंग हैं वहाँ पर जाकर भोजन पचता है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे मैंने अब पिछले लेक्चर्स में भी बात की हुई है कि भोजन के पचने का मतलब क्या है या हमें ताकत मिलने का मतलब क्या है कि उसमें से जो भी पोषक तत्व हैं वो हमारे रक्त में जाते हैं, अवशोषित होकर, अब्जॉर्ब होकर हमारे रक्त में चले जाते हैं। ठीक है, अब रक्त में चले जाते हैं तो क्या होता है कि देखें, जैसे हमारे घर में आसान भाषा में समझो इसे, कि देखें कि जैसे गेहूं की फसल आई, ठीक है, वीट सीजन आया, गेहूं की फसल आई तो बहुत सारी फसल पैदा होगी, तो उसे क्या किया जाता है, उसे स्टोर कर लिया जाता है। वो सारी की सारी फसल हम एक दिन में या एक महीने में तो खा नहीं सकते। ठीक है, उसे क्या कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है कि जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम वहाँ से निकाल कर गेहूँ को प्रयोग कर लेंगे। तो उसी तरह हमारे शरीर में भी होता है कि जैसे ही हमने कोई भोजन खाया, कोई भी चीज़ हमने खाई, उसमें से अलग अलग तरह के पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स निकले, वो हमारे खून में चले गए, पर उनका उसी समय सारी ऊर्जा का, सारे प्रोटीन का, सारी वसा का, सारे विटामिन्स का उसी समय प्रयोग नहीं कर लेता शरीर। समझ में आई बात? कि जितनी भी ऊर्जा के पोषक तत्व हमें मिलते हैं खाना खाने के समय, उस सारी ऊर्जा का प्रयोग शरीर उसी समय नहीं कर लेता, बल्कि उसे अपने शरीर के अलग अलग अंगों में उन्हें स्टोर कर लेता है। जितनी उसे अभी ज़रूरत है वो प्रयोग में आ जाता है, और बाकी बाद में दोबारा ज़रूरत पड़ने पर प्रयोग करने के लिए उसे स्टोर कर लिया जाता है। शरीर के द्वारा भी ऐसा किया जाता है। तो अब क्या है कि जो ऐसे पोषक तत्व कि जिन्हें हमारा शरीर पचा लेता है, ठीक है, पचाने के बाद उसे चाहे स्टोर कर ले, चाहे उसे पचा के उसी समय प्रयोग कर ले, तो ऐसे पदार्थ जो हैं वो होते हैं उपलब्ध कार्बोज, कि जिन्हें शरीर में पचाया जा सकता है। और अनुपलब्ध कार्बोज क्या हैं कि जिन्हें शरीर में पचाया नहीं जा सकता। समझे इस बात को कि उपलब्ध कार्बोज या अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? ये वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो जिनका हमारे शरीर में पाचन हो जाता है, मतलब वो पच जाते हैं शरीर में। ठीक है, उनका मतलब अलग अलग रूपों में वो विखंडित हो जाते हैं, वो टूट जाता है भोजन की वो टाइप जो उपलब्ध कार्बोज वाली है, कार्बोहाइड्रेट्स वाली है, वो टूट जाएगा और शरीर में अलग अलग तरह के जो पोषक तत्व पैदा करेगा और वो पच जाएगा भोजन। पर कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो शरीर में पचते नहीं, पर उनका काम क्या होता है कि शरीर की पाचन क्रिया में सहायक होना, शरीर में जाने वाले भोजन को पचाने में सहायता करना। तो ये होते हैं रेशे। उपलब्ध कार्बोज, अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? वो कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें आ जाएगी शक्कर और दूसरा आ जाएगा इसमें स्टार्च। शक्कर और स्टार्च दो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो शरीर में पच जाते हैं, जिनका शरीर में पाचन हो जाता है। और अनुपलब्ध कार्बोज में आ गया रेशे, फाइबर, जिनका शरीर में पाचन नहीं होता, वो जैसे हम खाते हैं वैसे ही शरीर से बाहर निकल जाते हैं, पर उनका काम क्या होता है शरीर में? भोजन को पचाने में सहायता करना।
तो इसकी उदाहरण क्या है, जो फाइबर है उसके रेशे की उदाहरण क्या है, जितने भी हम मोटे अनाज खाते हैं छिलके वाले, सबसे पहले उसमें हम कनक की बात करेंगे, वीट की बात करेंगे, गेहूं की बात करेंगे। जो गेहूं, देखिए आजकल क्या चलता है कि रूले वाला आटा बोलते हैं उसे। रूले वाला आटा क्या होता है कि वो जी सफ़ेद बनती है उससे रोटियां, पर वो बहुत ही हानिकारक है। मैदा हो गया, ये चीज़ें हानिकारक है। क्यों हानिकारक है? क्योंकि इनका जब प्रोडक्शन होती है तो वीट के ऊपर से छिलका उतार दिया जाता है। बिना छिलके वाला अनाज जो होता है उसे पीसा जाता है और उसी से जो सफ़ेद आटा, जिसे रूले वाला आटा कहते हैं, या दूसरा जो मैदा निकलता है वो छना हुआ होता है। जैसे हम घरों में लेडीज़ क्या करती हैं, जो छाननी से हम आटे को छानते हैं ना, उसमें से ऊपर जो निकल जाता है, ठीक है, तो वो असल में वो फाइबर होता है सारा। तो इसीलिए कहा जाता है कि आटे में जो वो ऊपर हम जिसे निकाल देते हैं वो निकलना नहीं चाहिए, जो छान निकाल देते हैं वो निकालना नहीं चाहिए ज़्यादा, वो हमारे अनाज में शामिल रहना चाहिए, रोटियों में शामिल रहना चाहिए। वो हमारे शरीर में भोजन को पचाने में बहुत बड़ी सहायता करता है। उपलब्ध कार्बोज पढ़ते हैं हम। कार्बोज अथवा शक्कर, स्टार्च और रेशे को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, उपलब्ध कार्बोज तथा अनुपलब्ध कार्बोज। शक्कर और स्टार्च मनुष्य के पाचन तंत्र में आसानी से पच जाते हैं तथा शरीर में विभिन्न कार्यों के लिए उपलब्ध हो सकते हैं। ठीक है, पच जाते हैं। पचने के बाद क्या होता है कि उसमें से प्रोटीन निकले, उसमें से विटामिन निकले, या उसमें से दूसरा ऊर्जा निकली, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं अपने शरीर में अलग अलग कार्यों के लिए। परंतु जो अनुपलब्ध कार्बोज हैं उन्हें हम वो क्या करते हैं कि वो अनुपलब्ध कार्बोज क्या हैं? हाँ, शक्कर और स्टार्च मनुष्य के पाचन तंत्र में आसानी से पच जाते हैं तथा शरीर में विभिन्न कार्यों के लिए उपलब्ध हो सकते हैं, अतः इन्हें उपलब्ध कार्बोज या कार्बोज कहा जाता है। सेल्यूलोज तथा अन्य कुछ कार्बोज मनुष्य पाचन तंत्र में नहीं पचाए जा सकते, ये मल के साथ ही निष्कासित हो जाते हैं और इन्हें अनुपलब्ध कार्बोज कहा जाता है। ठीक है, अनुपलब्ध कार्बोज जो हैं वो हमारे शरीर में पचाए नहीं जा सकते, वो खुद नहीं पचते, पर उनका काम क्या होता है, शरीर में भोजन को पचाने में सहायता करना। ठीक है, क्योंकि ये आगे पढ़ते हैं हम कैसे होता है। तो ये दो टाइप्स बन गई हमारे पास, अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट्स एंड अनअवेलेबल कार्बोहाइड्रेट्स। पहले पढ़ेंगे अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट्स। शुगर तथा स्टार्च उपलब्ध कार्बोज कहलाते हैं। उपलब्ध कार्बोज के खाद्य स्रोत, खाने के स्रोत कौन से हैं, कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं? कार्य तथा पाचन और शोषण का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। पहले आगे फूड सोर्सेज, कहाँ से प्राप्त होता है हमें? अनाज तथा मिलेट। मिलेट क्या होते हैं? मोटे अनाज, गेहूँ, इसमें आ गया बाजरा, ज्वार और कुछ और तरह के अनाज आ गए जो मोटे अनाज होते हैं, जिनके ऊपर छिलका होता है, छिलके वाले अनाज कह सकते हैं आप। फल हो गए, जड़ में मूलकंद। जड़ में मूलकंद में क्या आ जाएगा? जैसे हमारे यहाँ पे आ गई शकरकंदी जिसे हम कहते हैं। ठीक है, कचालू हो गया, शकरकंदी हो गई, इसमें शुगर बहुत ज़्यादा होती है। और चुकंदर, मीठे पदार्थ, जितने भी मीठे पदार्थ हैं उन सभी में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, शुगर होती है। चीनी, गुड़ तथा शहद। इसका काम क्या है? देखिए कार्बोज का काम क्या है। सबसे पहले हमने पहले दिन भी पढ़ा था, जिस भी दिन हम भोजन के कार्य पढ़े थे, उसमें भी ये चीज़ सामने आई थी कि कार्बोहाइड्रेट्स का मुख्य काम क्या है? ऊर्जा प्रदान करना, शरीर को अलग अलग कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करना। जो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स है उसमें से 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, ये याद रख लेना आपने, कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम से 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है जी, मुख्य तौर पर कार्बोहाइड्रेट का मुख्य काम क्या है? ऊर्जा प्रदान करना। दूसरा काम क्या है? प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन, प्रोटीन को अन्य कार्यों के लिए मुक्त करना। देखिए मैंने पहले दिन आपको समझाई थी ये बात कि कार्बोहाइड्रेट्स का मुख्य काम क्या है? शरीर में ऊर्जा प्रदान करना। प्रोटीन का मुख्य काम क्या है? शरीर का निर्माण करना, ढांचे का निर्माण करना और शरीर को बीमारियों से बचाने का काम करना, ये उसका मुख्य काम है। पर क्या होता है कि जब हमारे शरीर में अगर कार्बोहाइड्रेट्स कम जा रहे हैं,
अगर हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स हम कम ले रहे हैं तो फिर क्या होगा कि प्रोटीन से शरीर को ऊर्जा लेनी पड़ेगी। ठीक है, अगर प्रोटीन से ऊर्जा लेनी पड़ेगी तो प्रोटीन का जो अपना काम है वो तो कम होगा है ना। जैसे ऑफिस में या अपने आपके स्कूल में क्या है कि आपका काम जो है, आपका काम है मिड डे मील देखना, या आपका काम है कि ऑफिस की डाक को देखना। पर अगर आपके ऊपर एक काम और दे दिया जाए कि आपने एक कक्षा को ही पढ़ाना है, आपने मिड डे मील का काम ही करना, आपको कितने ही काम दे दिए गए तो आपका जो मुख्य काम है वो प्रभावित होगा। तो उसी तरह अगर प्रोटीन अगर शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स कम मात्रा में लिए जा रहे हैं तो प्रोटीन को उसका काम करना पड़ेगा, ऊर्जा देनी पड़ेगी शरीर को, तो इससे प्रोटीन का अपना काम प्रभावित होगा। परंतु अगर शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा मात्रा में, सही मात्रा में हैं, उचित मात्रा में लिए जा रहे हैं तो प्रोटीन अपना काम अपना काम करेगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं प्रोटीन को अपना काम करने के लिए मुक्त करना। आगे है कैल्शियम के अवशोषण में सहायक, हेल्पफुल इन अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। लैक्टोज के रूप में कार्बोहाइड्रेट शरीर में कुछ बैक्टीरिया की वृद्धि में सहायक होता है। लैक्टोज जो है वो शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होते हैं। वसा के उपयोग में सहायता करना, यूटिलाइजेशन ऑफ फैट्स। पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करने से यह शरीर में वसा की बचत में सहायक होता है। सेम जैसे हमने प्रोटीन के बारे में बात की वैसे ही इसके बारे में, क्योंकि देखो तीनों चीज़ें जो है ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, चर्बी, फैट, ये तीनों ऊर्जा भी देती हैं शरीर को। ठीक है, पर इनका जो मुख्य काम है वो अलग अलग हैं इन तीनों के। अगर हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स कम होंगे तो वसा को और प्रोटीन को ऊर्जा देने में एक दूसरे के काम करना पड़ेगा। परंतु अगर कार्बोहाइड्रेट्स उचित मात्रा में है तो वसा को अपना काम करने के लिए खुला छोड़ा जाएगा। पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करने से शरीर में वसा की बचत में सहायक होता है। कार्बोहाइड्रेट वसा के अत्यधिक प्रज्वलन को रोकने में भी सहायक होता है। प्रज्वलन का मतलब जलना, क्योंकि फैट जो है वो बर्न होता है। यह वसा के चयापचय, देखिए जहाँ पे चयापचय शब्द लिखा हुआ है उससे आप पाचन कर लो, आसान लिख लो, पाचन के वसा के पाचन में सहायता करता है। आगे है पाचन संस्थान को स्वस्थ बनाना, मेकिंग द डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी। सेल्यूलोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। कौन से कार्बोहाइड्रेट्स हैं? किस टाइप के? रेशे, फाइबर। सेल्यूलोज नामक कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में से व्यर्थ पदार्थों को मल के रूप में विसर्जन में सहायक होता है। इस कार्बोहाइड्रेट का कोई पोषण मूल्य तो नहीं है, परंतु यह हमारी आंतों की मांसपेशियों की गति को तीव्रता प्रदान करता है। यह फीका व रेशे युक्त होता है, इसे रेशा कहते हैं। इसके द्वारा मल अधिक देर तक आंत में नहीं रहता और मल द्वार से बाहर आ जाता है, जिससे कब्ज की शिकायत नहीं रहती। तो ये चीज़ देखें, आप मोटे तौर पर समझो इसे कि अनुपलब्ध कार्बोज जो होते हैं वो फाइबर होते हैं, रेशे होते हैं। इसकी मुख्य टाइप क्या है? सेल्यूलोज है, उसका नाम सेल्यूलोज है, जिस इकाई से वो जुड़कर बनता है। और इसका काम क्या होता है? ये शरीर में खुद नहीं पचते, वे शरीर में पाचन की क्रिया में सहायता करते हैं और शरीर में से जो फोकट पदार्थ हैं उनको बाहर निकालने में सहायता करते हैं। भोजन को स्वाद प्रदान करना। अब कार्बोहाइड्रेट देखें, पहले भी हमने पढ़ा कि ये मीठे होते हैं, ठीक है, इनमें मिठास होती है। तो मिठास जो है वो हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाती है। अनेक गंभीर रोगों से सुरक्षा। अधिक रेशा युक्त भोज्य पदार्थ के सेवन से हृदय रोगी को आराम मिलता है। देखिए जो मतलब जिनको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बनता है या जिन्हें कोई हार्ट प्रॉब्लम है, उनको डॉक्टर भी क्या कहते हैं कि आप मोटे अनाज खाओ, ठीक है, आप मैदा ना खाओ, आप मोटे अनाज वाला खाना खाओ, मैदा ना खाओ। आप ज़्यादातर तौर पर जो सलाद है वो यूज़ करो, जैसे खीरा है उसे यूज़ करो। तो ये चीज़ें भी क्या हैं? ये चीज़ें फाइबर के रूप में काम आती हैं, रेशे के रूप में काम आती हैं और आपके शरीर को तंदुरुस्त रखती हैं। उपलब्ध कार्बोज का पाचन, अवशोषण एवं उपयोग। हाँ जी, उपलब्ध कार्बोज का पाचन, अवशोषण एवं उपयोग, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन ऑफ यूज़ एंड यूज़ ऑफ अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट्स। जो उपलब्ध कार्बोज हैं उनका पाचन कैसे होता है? देखें, इसे भी हम आसान भाषा में जितना आप लिख सकोगे उतना मैं बताऊंगा आपको। अगर आप पूरा पढ़कर और इसे याद करके जो टेक्निकल टर्म्स हैं उनको भी याद करके लिख सकते हो तो बहुत बड़ी बात है,
ठीक है। क्या होता है कि सबसे पहले जब हम भोजन मुंह में रखते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन यहीं से शुरू हो जाता है। जब हम खाने को मुंह में रखते हैं तो वहाँ पर मुंह में हमारे कुछ लार्स निकलती हैं। वो लार जो है वो भोजन के साथ मिक्स हो जाती हैं और उन्हें लार के साथ वो भोजन जो है हमारे गले से होता हुआ, फूड पाइप से होता हुआ हमारे अमाशय में, हमारे उदर में या हमारे स्टमक में पहुंच जाता है। वहाँ पर पहुँचने पर क्या होता है कि पाचन की जो मुख्य क्रिया है, जो सबसे मेन एक्टिविटी है पाचन की, वो छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी होती है। देखिए, ये पहले भी हमने बात की थी कि जो भोजन का पचना होता है उसका मतलब होता है कि छोटी आंत में जाकर जहाँ से उसमें से पोषक तत्वों को अब्जॉर्प्शन हो जाता है, उसे सोख लिया जाता है और ब्लड में वो चीज़ें पहुँच जाती हैं। पाचन के अंत में अंत कहाँ पे है? आंतों में, ठीक है, इंटेस्टाइन में है। अंत में क्या होता है कि जो शुगर है, शुगर से क्या बन जाता है? ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और ग्लैक्टोज। इतना तो आपको याद करना पड़ेगा। जो ऊपर वाला है उसे हमने आसान कर लिया। यहाँ पे ये चीज़ें आप याद कर लेना कि पाचन के अंत में हमारे पास क्या बचता है? शुगर टूट जाती है, उसमें से क्या निकलता है? ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और ग्लैक्टोज। 3 चीज़ें बन जाती हैं जिनका अवशोषण आंतों के द्वारा होता है। अवशोषण का मतलब कि इसे सोख लिया जाता है। आंत में जब भोजन पहुंचता है पचने के बाद, तो वहां से इन तीनों चीज़ों को सोख के निकाल लिया जाता है शरीर के द्वारा। कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ रूप जो पच नहीं सकते, जैसे सेल्यूलोज। ये चीज़ बार बार देखो आ रही है, ये आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि सेल्यूलोज क्या होते हैं? रेशे होते हैं, फाइबर होते हैं। क्या होते हैं? ये अनुपलब्ध कार्बोज होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये शरीर में पच नहीं सकते। और इनका क्या होता है फिर? ये व्यर्थ पदार्थों के साथ शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं, उत्सर्जित कर दिए जाते हैं, बाहर निकाल दिए जाते हैं। अवशोषण की क्रिया कहाँ पे होती है? दोहराओ इसे, बार बार हम कह रहे हैं कि अवशोषण की क्रिया, अब्जॉर्प्शन की क्रिया, सोखने की क्रिया कहाँ पे होती है? वो होती है छोटी आंत में। ठीक है जी। अब क्या होता है कि देखें यहाँ पे क्या बन गया है? शक्कर जो है, शुगर टूटकर क्या बन गई? ग्लूकोज बन गई, फ्रैक्टोज बन गई और ग्लैक्टोज बन गई। और इनका क्या होता है फिर? इन्हें शरीर में से इन्हें लीवर में पहुंचाया जाता है। यकृत क्या है? लीवर में पहुंचा दिया जाता है। ग्लूकोज का कुछ भाग जो है वो मांसपेशियां द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज है। देखें, जैसे हमने वो वीट वाली बात की थी कि वीट का स्टॉक आ गया, उसे स्टोर कर लिया जाता है। तो अब जो शुगर की स्टोरेज कहाँ पे होती है, इसे आपने याद रखना है, ये लीवर में होती है, यकृत में होती है। और यहाँ पे इसका कौन सा रूप बन जाता है? जो ग्लूकोज है उसे ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है, भंडार कर लिया जाता है शरीर के द्वारा। और जब भी इसकी दोबारा ज़रूरत पड़ेगी तो यकृत से ये चीज़ लेकर शरीर उसका प्रयोग कर सकेगा। अब हमारे पास आगे है अनअवेलेबल कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए, अब तो आपको समझ आ गई होगी कि अनुपलब्ध कार्बोज रेशे से प्राप्त होता है। रेशा उन सभी अपचय मतलब जो पच नहीं सकता कार्बोजों का समूह है जो कि वनस्पति से प्राप्त खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए सेल्यूलोज एक प्रकार का रेशा है। याद रहेगा ना? अब तो सेल्यूलोज बहुत बार बोल लिया हमने। इस क्षेत्र में किए गए अनुसंधानों से ज्ञात हुआ कि यद्यपि भोजन के इन अपचय पदार्थों से शरीर को पोषक तत्व नहीं मिलता, फिर भी ये शरीर की कुछ क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होते हैं। तो वही बात कि ये शरीर में खुद नहीं पचते, ये भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। ये लाइन आपको याद रहनी चाहिए, यही आपको लिखनी पड़ेगी कि अनुपलब्ध कार्बोज वो कार्बोज होते हैं जो शरीर में खुद नहीं पचते, पर ये दूसरे पदार्थों को शरीर में पचाने में सहायता करते हैं। इनके खाद्य स्रोत, फूड सोर्सेज क्या हैं? गेहूं के दाने, आटा तथा साबुत छिलके वाली दालें जैसे उड़द की दाल, राजमा आदि में अधिक मात्रा में रेशा पाया जाता है। परिष्कृत अनाज मतलब जिसे तोड़ दिया गया हो, जैसे मैदा, सूजी तथा धुली हुई दालें। बिना छिलके वाली दालों में रेशा नहीं होता, अतः इनमें अनुपलब्ध कार्बोज नहीं पाए जाते। इनका कार्य क्या है? अनुपलब्ध कार्बोज जो हैं, अनअवेलेबल कार्बोहाइड्रेट, इनका काम क्या है?
क्षुधा संतुष्टि मतलब भूख शांत करना, आपने आसान भाषा में लिखना है भूख शांत करना। सूथ हंगर, भोजन में देखें जब भोजन पचेगा तभी तो हमारी भूख शांत होगी ना। तो भोजन को पचाने में कौन सहायता करता है? अनुपलब्ध कार्बोज सहायता करते हैं। ठीक है। अगर भोजन में अनुपलब्ध कार्बोज होंगे तो वो क्या करेंगे कि भोजन को भारी बना देंगे और हमारे पेट हमारा जल्दी भर जाएगा, जिससे हमें देर तक भूख नहीं लगती। मल निष्कासन में सहायता करते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया। प्रमुख बीमारियों की रोकथाम, ये भी हमने पढ़ लिया कि अनुसंधानों से ज्ञात हुआ है। ये चीज़ आप सिंपल लिखना है कि रेशा दिल की बीमारियां, मधुमेह, मधुमेह क्या होते हैं? शुगर, तथा बड़ी आंत के कैंसर जैसी बीमारियों की रोकथाम में मदद करता है। तो ये हो गए आपके कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। ये प्रश्न मुझे लगता है कि हो सकता है आपको मिल जाए पेपर में, शॉर्ट नोट हो सकता है, जहाँ बड़ा प्रश्न भी आ सकता है। उपलब्ध कार्बोज, अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट्स कौन से हैं, अनअवेलेबल कार्बोहाइड्रेट्स कौन से हैं। ठीक है जी। इनकी टाइप्स क्या होती हैं, ये चीज़ें आपने याद रखनी है, और ये कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। ओके जी, थैंक यू।